दरअसल वह 3 दिनों से भूखे एक बाघ को खाना खिलाना चाहता था। उसने पिंजरे में हाथ डाला और बाघ को पास आने के लिए उकसाया। लड़के के हाथ में ताजा मांस देखकर बाघ हरकत करने ही वाला था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, लड़के के पिता ने उसे खींचकर दूर कर दिया। बाघ को जाते देख भयभीत पिता ने गुस्से से कहा कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन उसका बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका मानना था कि हर जानवर में आत्मा होती है और बाघ की आंखें अभी अभी कोमलता से भरी थीं, इससे उसे क्या नुकसान हो सकता है। अपने बेटे को देखकर पिता ने अपना गुस्सा दबाया और अपने कर्मचारियों से एक बकरा मंगवाया। उसने उसे उसी जगह बांध दिया जहां लड़के ने अभी अभी उसे खाना खिलाया था। वह अपने बेटे को कुछ करके सबक सिखाना चाहता था। पिता के आदेश पर लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और भूखा बाघ प्रकट हुआ, जो बकरी को गौर से घूरते हुए फिर से प्रकट हुआ। अगले ही पल उसने बाघ को अपने कपड़े उतारते हुए देखा। लड़के के दिल में भी जबरदस्त बदलाव आए। कई सालों बाद जियाओ शुआई आखिरकार बड़ा हो गया और परिवार का चिड़ियाघर धीरे धीरे बड़ा होता गया और वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का सदस्य बन गया। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक हुए एक दंगे ने इस शांतिपूर्ण जीवन को तोड़ दिया। इस आपदा से बचने के लिए उसके पिता ने अपने परिवार के साथ कनाडा में प्रवास करने का फैसला किया। जाने से पहले वे सभी जानवरों को अपने साथ ले गए। लेकिन उस रात एक बेहद भयंकर तूफान ने उनके जहाज को उड़ा दिया और भारी मात्रा में समुद्री पानी केबिन में भर गया। जियाओ शुआई अपने माता पिता को बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी के तेज दबाव का सामना करते हुए उसके पास चालक दल से मदद मांगने के लिए डेक पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन स्थिति गंभीर थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चालक दल ने उसे लाइफ बोट में फेंक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक भयभीत ज़ेब्रा नीचे कूद गया। जोरदार टक्कर से रस्सी तुरंत टूट गई और लाइफ बोट समुद्र में गिर गई। अदृश्य विशाल लहरों का सामना करते हुए जियाओ शुआई केवल पतवार को कसकर पकड़े हुए था और उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लाइफ बोट का संतुलन वापस आने के बाद चालक दल ने उसे समुद्र में फेंक दिया। अदृश्य विशाल लहरों का सामना करते हुए जियाओ शुआई केवल पतवार को कसकर पकड़े रह सका और उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। लाइफ बोट का संतुलन वापस आने के बाद जियाओ शुआई ने अचानक समुद्र में एक आकृति देखी और जल्दी से एक लाइफ बॉय फेंका। लेकिन जब उसने उसे खींचा तो देखा कि वह चिड़ियाघर का बाघ था। भयभीत जियाओ शुआई जल्दी से लाइफ बोट के खंभे पर चढ़ गया और वहीं रात बिताई। अगले दिन जब वह उठा तो बाघ गायब हो चुका था, केवल ज़ेब्रा का एक पैर गायब था। उसने लाइफ बोट से पानी साफ करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक शिकारी कुत्ता सामने आ गया। भयभीत जियाओ शुआई जल्दी से खंभे पर वापस चढ़ गया। कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाव लहरों के नीचे लगातार हिल रही थी। समुद्री बीमारी को सहन करने में असमर्थ कुत्ता जल्द ही नाव के नीचे गिर गया। तभी एक तारा एक केला लिए हुए तैरता हुआ आया। जियाओ शुआई ने जल्दी से चप्पू चलाकर उसे बचा लिया, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। रात में भूखे शिकारी कुत्ते ने अचानक ज़ेब्रा पर हमला कर दिया। जियाओ शुआई मदद करना चाहता था, लेकिन डर के मारे वह कुछ भी नहीं कर सका, सिवाय इसके कि शिकारी कुत्ते द्वारा ज़ेब्रा को मारते हुए देखता रहा। उसने ऊपर बताए गए तरीकों से एक साधारण लकड़ी की नाव बनाई, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरने वाला था, शिकारी कुत्ते ने गोरिल्ला पर हमला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से लड़ाई के पहले दौर में ही गोरिल्ला ने शिकारी कुत्ते को पटक कर जमीन पर गिरा दिया। जब जियाओ शुआई इस बात से खुश हो ही रहा था कि शिकारी कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और गोरिल्ला को बेरहमी से काटकर मार डाला। इस बार उसके मन में तुरंत गुस्सा भर गया और जियाओ शुआई ने एक खंजर उठाया और शिकारी कुत्ते से मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। शिकारी कुत्ते से छुटकारा पाने के बाद बाघ ने जियाओ शुआई पर अपनी नजरें गड़ा दी। सौभाग्य से पतवार समुद्र में हिलती रही, जिससे बाघ बहुत असहज हो गया और अंततः उसने हमला छोड़ दिया। जियाओ शुआई ने इस अवसर का लाभ उठाया और नाव पर कुछ खाना ढूंढ लिया। उसने अपनी ताकत बहाल करने के लिए बिस्कुट खाए। इस समय एक चूहे ने उसका ध्यान खींचा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, बाघ ने फिर से हमला कर दिया। हताशा में जियाओ शुआई ने चूहे को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। यद्यपि मांस बाघ के दांतों के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी इससे उसे भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रात में नाव पर ज़ेब्रा को खाने के बाद बाघ ने जियाओ शुआई पर नजरें गड़ा दी। यह जानी पहचानी निगाहें देखकर जियाओ शुआई को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ दिन कैसे बिताए। अगले दिन जियाओ शुआई को शायद कुछ सूझा। उसने अपने अनुभव को एक कागज पर लिखा और उसे एक सीलबंद जार में भर दिया। इस तरह मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अपनी वर्तमान स्थिति में उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह जीवित रह सके, इसलिए उसने उत्तरजीविता नियमावली में दी गई योजना के अनुसार पर्याप्त ताज़ा पानी जमा किया और फिर नाव पर समय रिकॉर्ड करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वह जीवित रहना चाहता था तो उसे नाव पर बाघ को वश में करना होगा। उसने पहले एक रस्सी का इस्तेमाल करके जीवन रक्षक नौका को हवा और लहरों की ओर मोड़ दिया, क्योंकि इससे पतवार की अशांति और भी बढ़ जाती। फिर उसने बाघ को समुद्री बीमारी का एहसास दिलाने के लिए सीटी बजाई। अंततः जब बाघ कमजोर था, जियाओ शुआई जीवन रक्षक नौका पर चढ़ गया, बाघ को अपना नायक बताया और उस पर पानी डालकर उसे बताया कि यह उसका क्षेत्र है। बाघ ने तिरस्कार पूर्वक उस पर हंसा, फिर मुड़कर कहा कि यह क्षेत्र उसका है। बाघ ने तिरस्कार पूर्वक उस पर हंसा, फिर मुड़कर कहा कि यह क्षेत्र उसका है। वह बाघ के लिए ताज़ा पानी लाया और फिर मछली पकड़ने लगा, क्योंकि चिड़ियाघर में बाघों को रोजाना सुनहरा मांस खाना पड़ता है। लेकिन पाई के मछली पकड़ने से पहले ही दुष्ट बाघ खुद को रोक नहीं पाया और समुद्र में कूदकर खुद ही भोजन की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और वह बहुत थक गया था। पाई को पहले तो यह बहुत मजेदार लगा, लेकिन अगले ही पल जब बाघ उसकी ओर तैरकर आया तो उसने जल्दी से रस्सी खींच ली। अगर वह बाघ के हाथ लग जाता तो वह इंसानी बारबेक्यू कोर्ट में बदल जाता। सौभाग्य से आखिरी समय में पाई नाव पर सफलतापूर्वक चढ़ गया और फिर जल्दी से बेड़ा हटा दिया। पतवार समुद्र तल से बहुत ऊपर होने के कारण बाघ नाव के पास असहाय होकर ही झूल सकता था। पाई ने केबिन से एक कुल्हाड़ी निकाली।
अब इस खतरे से निपटने का अच्छा समय था, लेकिन दयालु पाई आखिरकार ऐसा नहीं कर सका। उसने एक लकड़ी की सीढ़ी बनाई और बाघ को बचा लिया। पाई हमेशा से मानता था कि क्रूर जीवों में भी एक दयालु पक्ष होता है। अगले दिन उसने गलती से एक छछूंदर पकड़ लिया। उसने हथौड़ा घुमाया और मछली को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मछली मर गई। पाई रो पड़ा क्योंकि यह उसका पहली बार शिकार था। पाई ने ईश्वर को उसके दिए इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया। अब बाघ उसके लिए एक साथी की तरह है जो उसके साथ सुख दुख बांटता है। पाई पानी में बहने का दुख पूरी तरह भूल चुका था और खुशी खुशी पानी पर खेल रहा था। लेकिन अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एक भेल समुद्र से बाहर कूद पड़ी। विशाल लहरों ने छोटी सी नाव को पलट दिया और सारा खाना समुद्र में गिर गया। भगवान का मजाक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। खाने की समस्या को हल करने के लिए पाई ने ज्यादा से ज्यादा औजार इकट्ठा करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह लाइफ बोट पर चढ़ा, बाघ बाहर आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक उसके चेहरे पर किसी चीज ने वार किया। पाई ने पलटकर देखा तो उड़ने वाली मछलियों का एक बड़ा समूह इस तरफ दौड़ा आ रहा था। उसे जो चाहिए था वह उसके पास आ गया। उड़ने वाली मछलियों का पीछा कर रही एक टूना मछली गलती से नाव से टकरा गई। बेशक वह बाघ को इतनी स्वादिष्ट पाई नहीं देगा। उसने एक छड़ी उठाई और उसे भगाना शुरू कर दिया। जीवित रहने के लिए पाई निडर था और बाघ उसकी गति से भयभीत था। बात यह नहीं थी कि पाई खाना पाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वह अपनी स्थिति स्थापित करना चाहता था। पाई ने उसे सजा देने के लिए एक लंबी लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज्ञाकारी होने पर उसे मांस दिया जाता, अवज्ञाकारी होने पर उसे पीटा जाता। धीरे धीरे पाई का दबदबा बढ़ता गया। एक दिन पाई समुद्र में मौजमस्ती कर रहा था कि अचानक दूर से डॉल्फिनों का एक समूह दिखाई दिया। करीब से देखने पर उसे एक क्रूज जहाज दिखाई दिया। घबराकर पाई ने जल्दी से अपनी फ्लेयर गन निकाली और मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसे बस एक ठंडी बेरहम वापसी दिखाई दी। पाई ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जब तक वह डटा रहेगा, उम्मीद बाकी है। बाघ का साथ ही उसके जीवित रहने की एकमात्र प्रेरणा बन गया। हालांकि नियति ने उसे अपना बना लिया था और फिर से एक भयंकर तूफान आया। नाव में बाघ को बेतहाशा संघर्ष करते देख पाई अचानक आकाश की ओर दहाड़ा। कुछ समय बाद समुद्र शांत हो गया, लेकिन बाघ पहले ही मरने के कगार पर था। पाई ने अपनी सारी सुरक्षा छोड़कर बाघ को दिलासा देने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस पल उसके सारे विचार उसके मन में उमड़ पड़े और पाई रो पड़ा अपने छुटकारे की प्रतीक्षा में। हालांकि जब पाई की नींद खुली तो उसने अचानक देखा कि नाव एक टापू पर खड़ी थी। पाई भूख से व्याकुल था, इसलिए उसने सब कुछ मुंह में डाल लिया, चाहे वह खा सके या नहीं। पेट भरने के बाद वह पानी में चलता रहा। पाई हक्का बक्का रह गया। तालाब के चारों ओर बिल्ली के बच्चे भरे हुए थे। उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। तालाब के किनारे पहुंचकर वह पानी में कूद पड़ा। आखिरकार वह पर्याप्त पानी पी सका। बिल्ली के बच्चे भी बहुत मजबूत थे। बाघ को आते देखकर वे छिप नहीं पाए। उन्होंने उसे जितना चाहे उतना खाने दिया, बशर्ते वह इतना न भर जाए कि मर जाए। शाम को पाई ने पेड़ पर आराम से सोने की योजना बनाई, लेकिन उसी समय एक अजीब सा दृश्य सामने आया। सभी बिल्ली के बच्चे पेड़ पर चढ़ गए और बाघ भी जल्दी से नाव पर वापस आ गया। एक इंसानी दांत ने पाई को बुरी तरह डरा दिया। अगले दिन उसने खाली करने के लिए ढेर सारा सामान तैयार किया। हालांकि यह एक भयानक नरभक्षी द्वीप हो सकता है, लेकिन इसने पाई और बाघ को कम से कम सांस लेने का मौका तो दिया। एक अज्ञात समय तक भटकने के बाद पाई अंततः एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई। इस बार वह अंधेरी नहीं थी। शारीरिक और मानसिक रूप से थककर पाई लड़खड़ाकर धरती माँ की बाहों में लिपट गया। मदहोशी की हालत में उसने एक बाघ को लाइफ बोट से कूदते, खींचते और फिर जंगल के किनारे की ओर बढ़ते देखा। बाघ रुक गया। पाई को लगा कि बाघ उसे देखकर दोस्ती खत्म करने के लिए पुकारेगा, लेकिन बाघ बिना पीछे देखे जंगल में चला गया। पाई का वह साथी जिसने उसे जिंदा रहने में मदद की थी, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो गया। जब राहगीरों ने पाई को ढूंढकर बचाया तो वह पहले से ही गुस्से में था। वह इसलिए नहीं रो रहा था क्योंकि उसे बचाए जाने की खुशी थी, बल्कि इसलिए कि बाघ के जाने से उसका दिल टूट गया था। चूंकि पाई अकेला जीवित बचा था, इसलिए शिपिंग कंपनी के लोग जहाज के डूबने का कारण जानने आए। लेकिन जब पाई ने उन्हें यह काल्पनिक कहानी सुनाई तो जांचकर्ताओं को यह बकवास लगी। एक द्वीप पर हजारों बिल्लियां और पिल्ले बिना खोजे कैसे रह सकते हैं? उन्होंने पाई से एक ज्यादा यथार्थवादी कहानी सुनाने को कहा ताकि वह वापस जाकर रिपोर्ट कर सके। पाई के पास एक और कहानी सुनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब जहाज तूफान से घिरा तो रसोइया और नाविक पहले से ही लाइफ बोट पर मौजूद थे। रसोइये ने पाई को बचाने के लिए लाइफ बॉय का इस्तेमाल किया। माँ फिर तैरकर नाव तक पहुंची। नाविक का सिर लाइफ बोट से कूदने पर फूट गया था और घाव गंभीर रूप से संक्रमित हो गया था। खाने की समस्या का समाधान करने के लिए रसोइये ने नाविक की मदद करने के बहाने उसे बेरहमी से मार डाला और उसका मांस खा लिया। माँ का रसोइये से झगड़ा हुआ और उसने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया, लेकिन क्रूर रसोइये ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद पाई को एक कछुआ छोड़ने के लिए रसोइये ने पीटा। अपने बेटे की रक्षा के लिए माँ ने उसे घूसों से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन रसोइये ने अप्रत्याशित रूप से उसका गला घोंट दिया। अपनी माँ का बदला लेने के लिए पाई ने रसोइये को मार डाला और इस तरह वह अकेले प्रशांत महासागर में बह गया और बच गया। जाहिर है पाई की दूसरी कहानी भी झूठ थी। मामले की सच्चाई पिछली दो कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। फिल्म में कई लोगों ने पाई के पिता को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें बचपन में पोलियो था, जिसे आमतौर पर पोलियो कहा जाता है, जिसके कारण बड़े होने पर उनका एक पैर लंगड़ा हो गया। तो पाई का 4 सदस्यीय परिवार ही लाइफ बोट पर सवार होकर बच निकला।
तथाकथित जेब्रा को हमारा डॉग और समुदाय द्वारा उपशीर्षक नहीं दिया गया था। जीवित रहने के लिए बड़ा भाई अपने पिता का मांस खाने की मांग करता है, लेकिन उसकी मां स्वाभाविक रूप से इससे सहमत नहीं होती। बहस छिड़ जाती है और भूख से पागल होकर बड़ा भाई अपनी मां को बेरहमी से मार डालता है। बाद में अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह स्वेच्छा से पाई के हाथों अपनी जान गंवा देता है, जो उसी भोजन पर जीवित रहता है। हालांकि एक प्रश्न बना रहता है, बचपन से ही असाधारण स्मरण शक्ति रखने वाले पाई ने बाद में जब लेखक ने उसकी प्रेमिका के बारे में उससे बात की तो यह दावा क्यों किया कि उसे उससे बिछड़ने की कोई याद नहीं है। उसने अपने बिछड़ने की बात भी स्वीकार की। कारण सरल है, उसकी प्रेमिका पूरे समय नाव पर थी। बाघ द्वारा खाया गया चूहा और नरभक्षी द्वीप कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका अनंती थी। एक कुशल फिल्म निर्माता कभी भी निरर्थक दृश्य नहीं जानता, केवल अंतर्निहित कथानक को समझकर ही आप फिल्म के डरावनेपन को सही मायने में समझ सकते हैं। लोग हमेशा कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं।